हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो डिस्कस किया था, है ना, उस पर देख लेना थोड़ी सा। जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ वहाँ पर लिखा हुआ ए बी इक्वल टू बी सी, तो उसको करेक्ट कर लेना, वो ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन उसका ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ए बी इक्वल टू उसको बी सी की जगह ए सी कर लेना। ठीक है, बाकी ठीक है। अब जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा सेकेंड शिफ्ट का, मतलब 4 तारीख को हमारे फर्स्ट शिफ्ट का हमने पेपर कर लिया था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम देखेंगे आज। उम्मीद है आप सब लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो ये है आज के क्वेश्चन आपके, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको बनाने की कोशिश करो। मैं आज के क्वेश्चंस थोड़ी से ज़्यादा हैं तो अपन देख लेते हैं इनको, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि सप्ताह में आपका क्या बोल रहा है, आपका जन्मदिन सप्ताह के किसी भी दिन पड़ सकता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये रविवार को पड़े। आपका जो जन्मदिन है वो सप्ताह के किसी भी दिन पड़ सकता है ना। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके? 7 दिन होते हैं, और उनमें से आपसे ये बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो रविवार को ही पड़े। तो रविवार तो 7 दिन में एक ही आता है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी पी ई इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, आपको तो सीधे सीधे से पता चल जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ, क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अच्छा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो टोटल कितने दिन है आपके पास? 7 दिन है। इन 7 दिन में से रविवार कितनी बार पड़ सकता है? आपका एक ही बार पड़ सकता है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? 1/7। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको? गिवन है एक समांतर चतुर्भुज। क्या गिवन है? समांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड्स कितनी कितनी दी हुई हैं आपको? 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तथा इसका विकर्ण मतलब डायगोनल AC गिवन है हमको 42 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि यह समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका पैरेललोग्राम से आया ही हुआ है ना, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। ये है आपका पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये बोला है इसकी जो साइड्स कितनी दी हुई हैं, इसको यदि हम नाम बोल दे रहे हैं, ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये D है। अच्छा, इस पर यदि हम बात करते हैं तो आपको दिया हुआ है एक साइड दी हुई है इसकी 34 सेंटीमीटर की, एक साइड आपकी दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर की, और जो इसका डायगोनल है, डायगोनल कितना है आपका? 42 सेंटीमीटर का। AC है जो, ये है आपका AC, ये आपका 42 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको ये पता होगा इसकी क्या प्रॉपर्टी बताई थी? जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। आमने सामने के एंगल एक बराबर होते हैं। दूसरी चीज़, जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और जो ये डायगोनल है, डायगोनल इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना। इसके डायगोनल, यदि मैं यहाँ से डायगोनल बना दूँ तो ये डायगोनल मतलब एक डायगोनल मैंने D1 बनाया, दूसरा डायगोनल D2 बनाया, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। लेकिन जो डायगोनल है वो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? आपको यदि एक डायगोनल बनाया है तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें अपने काम की नहीं है। अभी मैं बाकी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर हमको इसका क्या निकालना है। यदि मैं एक का एरिया निकालूँ तो उसका डबल करने में मेरे को टोटल का एरिया पता चल जाएगा। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, एक साइड इसकी क्या है? 34 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर और एक 42 सेंटीमीटर। तीनों साइड अलग अलग है। जब तीनों साइड अलग अलग होती हैं, मतलब हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज जब आपका आता है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या लगाना पड़ता है? हीरोज का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और आपको वहाँ से क्या मिलती है? वहाँ से उसका एरिया मिल जाता है। तो हीरोज का फॉर्मूला इससे पहले भी किया हुआ है, वो आपको याद होगा, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं? इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पैरामीटर कितना आएगा, तो पैरामीटर आएगा आपका 34 + 20 + 42। सेमी पैरामीटर निकालना तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो यहाँ से जो S की सेमी पैरामीटर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 2 6 6 3 9 डिवाइड बाय 2। तो ये S की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 48। अच्छा, हीरोज का फॉर्मूला लगा दें यदि हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल हमारा? ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद होगा आपको, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं आपको। S की वैल्यू क्या है आपके पास? 48।
यहाँ पर यदि हम बात करते हैं s माइनस ए, 34 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 में से 34 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 14। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, s माइनस बी, s में से यदि आप माइनस करोगे 48 में से माइनस करोगे 20 को तो कितना बच जाएगा आपके पास 28। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या आपके पास 48 में से 42 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 6। बस इसको सॉल्व कर लो। इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2, इसको हम कितना लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो, इस पर से यदि मैं निकालना चाहूँ 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ में से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे से आपका 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 7, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 28। मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे 12 का सबसे पहले इस पर 2 पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 12 का 8 पे करोगे तो कितना हो जाएगा ये 96। तो कितना जाएगा इसको सम करने पर 6 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके पास 336। तो ये तो आपके पास जो एरिया निकल के आया है वो एरिया निकल के आया है इस वाले पार्ट का 336। इतना ही एरिया आपका इसका भी होगा 336 आपका इस वाले पार्ट का भी होगा। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 672। ठीक है, तो ये है क्या ऑप्शन पे आपके पास, हाँ 672, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, यही बन गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। कल शिवम को डाउट आया था तो उसने पूछ लिया था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया क्या दिक्कत थी, है ना। वो लिखने में लिखते समय थोड़ी सा गलती हो गई थी, तो उसको आप सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक वर्ग अंतराल। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 3 है ये नए टॉपिक का क्वेश्चन। अभी तक जो भी सारे सेट आए हैं 2018 में, उनमें आपको स्टैटिक्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, अब स्टैटिक्स यदि आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक वर्ग अंतराल का मध्यमान 42 है एवं वर्ग का आकार 10 है, तो आपको बताना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। मतलब आपसे सीधे सीधे से पूछा है लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। ठीक है, अच्छा आपने यदि 10th 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कुछ इंटरवल दिए रहते, जैसे आपको दिया रहता 0 से 10 के बीच में इतने लड़के हैं जिनको इतने मार्क्स मिले, 10 से लेकर 20 में इतने लोग हैं, 20 से लेकर 30 में इतने लोग हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये साइज ही तो बता रहा हमको। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास साइज है, जिसमें यदि हम बात करते हैं तो ये क्या आपकी अपर लिमिट है और ये क्या आपकी लोअर लिमिट है ना। और इसकी मिड वैल्यू निकालनी तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये देखो एक टर्म आती है आपकी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रेंज क्या होता है। तो रेंज वही आपका क्या होता है, क्लास साइज होता है। रेंज बोल दूं मैं इसको, या बोल दूं इसको क्लास साइज। ठीक है, ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 10। ये कितना गिवन है आपको 10। और ये रेंज इक्वल टू होता क्या है, तो रेंज इक्वल टू आपका क्या होता है, अपन बोल सकते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। लोअर लिमिट को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका 10 बन गया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपर लिमिट, सपोज दैट मान के चलो x है और लोअर लिमिट हमारी क्या है y है, तो x माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है ना। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमको क्या बोला है, मिड वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, रेंज भी कई बार पूछ लेता। मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। मैंने बोला दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो तो मिड वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो अपर लिमिट क्या है आपकी, अपर लिमिट हमने किसको माना है, x को, और लोअर लिमिट हमने किसको माना है, y को, डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है आपको 42। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, और आगे यदि सॉल्व करें तो x इक्वल टू 10 प्लस वाई, मतलब जब आगे x की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 प्लस वाई पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 84। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 84 इक्वल टू, ये हो जाएगा
इसको इस साइड तो माइनस कर देंगे तो 84 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा 74, और ये हो जाएगा y डिवाइड बाय 2, y डिवाइड बाय 2, तो कितना जाएगा आपके पास 37, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 37, मतलब ये y क्या है आपके पास, y आपने क्या माना था, y था आपके पास लोअर लिमिट। अच्छा, इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट मिल जाएगी आपको 47, तो x क्या है, ये x जो है आपको 47 लिखा है, 47 क्या है आपके पास, अपर लिमिट। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन पे कि निम्न एवं मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, तो लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 37 से लेकर 47 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना, 37 से लेकर 47, तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं भी है तो भी आपको पता है, जैसे ये कोई भी वैल्यू लिखी है तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से जो वैल्यू लिखी रहती है, इस पर यदि हम बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। अब रेंज पूछी तो यही तो आपकी रेंज है ना, अपर लिमिट में से यदि आपको पता करना है कितनी रेंज है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो 10 ही मिलना है, तो ये आपका क्या हो गया, ये रेंज हो गया। तो ये इसी को बोला क्लास साइज, इसकी वैल्यू दे के रखिए 10, मिड वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि आपका जो सिलेबस है, आपको सिलेबस की हर एक चीज़ को टच करना। अब ये स्टैटिक्स जब पढ़ोगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ने को मिलता है, ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आप पूछता आपसे, बहुत बेसिक टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बस आपको पढ़ना चाहिए। जैसे स्टैटिक्स आप छोड़ दोगे तो आपसे सीधे सीधे से क्वेश्चन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बस ड्राइविंग पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक पहिया है आपके पास जिसका व्यास दिया हुआ है, इसका डायामीटर कितना दिया हुआ है, इसका डायामीटर गिवन है हमको 140 सेंटीमीटर, यहाँ पर यूनिट का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है 66 किलोमीटर पर आवर की चाल को बनाए रखने के लिए पहियों के प्रति मिनट कितने परिक्रमण मतलब कितने रिवॉल्यूशन की आवश्यकता होगी यदि इस स्पीड को बनाए रखना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि मैं सीधा कर दूं तो कितना चल पाएगा ये, है ना। तो इसका पैरामीटर क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर होता है 2πr, ठीक है, 2πr। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दें, 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 140 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से आ जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 10 440 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। मतलब जब एक बार आपका एक पूरा पहिया घूमेगा तो आपका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो आपका 440 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला है आपको कितनी स्पीड बना के रखना, 66 किलोमीटर पर आवर की। मतलब यदि हम बात करते हैं 1 आवर में कितना बोला है हमसे, 66 किलोमीटर। मतलब ये क्या है आपका 60 मिनट में बोला है। इसको मैं मीटर में चेंज क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं हम इसको। तो 66 इंटू क्या हो जाएगा 1000, तो ये मीटर में चेंज हो गया, इंटू और 100 कर दो तो आपका ये सेंटीमीटर में आ जाएगी वैल्यू। तो अपन को क्योंकि आप मिनट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बोला प्रति मिनट कितने परिक्रमण की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट में यदि हम बात करेंगे तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये आपका इस स्पीड से चलने पर, ये हो जाएगा आपका 1 0 से, तो 1 0 कैंसिल कर दो सबसे पहले, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 मिनट में आपका ये इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इस तरीके से। अब हमको बताना है कि इस पहिए को यदि हम रख रहे हैं तो हमको कितने रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी 1 मिनट में, क्योंकि हमसे पूछना प्रति मिनट कितने परिक्रमण की आवश्यकता है। तो प्रति मिनट हमको कितने परिक्रमण की आवश्यकता होगी, हमने इसको क्या कर दिया, इससे पेरीमीटर जो है हमारा 1 है, मतलब टोटल डिस्टेंस ये है। इसमें से यदि मैं बात करूँ ये टोटल कितनी डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है हमारी, मान के चलो 1130, और इसमें से जो हमारा पहिया एक बार चलता है तो कितना चल पाता है हमारे पास 440 सेंटीमीटर ही चल पाता है। तो टोटल कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, यहाँ से इसकी काउंटिंग कर लो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा ये हमारे पास, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर यह जाएगा 11 से, यदि हम इसको काट दें तो 11 एकम 11 1 2 3, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास 11 चौको 44, तो यह जाएगा 1000/4,
है ना। 4 से इसको काट दो तो क्या बन जाएगा 250। तो प्रति मिनट हमको कितने रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी 250, है ना 250। तो 250 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ए रूप वाला बिंदु जहां ए की वैल्यू 0 ना हो वो कहां पर स्थित है, किस जगह पर स्थित होगा, है ना। तो आपसे ये बोला हुआ है लाइन x + y = 0 पे, x = y पे, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। अब x एक्सिस और y एक्सिस पे तो हो ही नहीं सकता, x एक्सिस पे y एक्सिस पे तभी हो सकता है जब इसमें से एक वैल्यू 0 होगी। यदि ये वैल्यू 0 होगी तो आपका या x एक्सिस में हो सकता है वो, या ये वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस में हो सकता है। इस तरीके से आपको दिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि ये वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस पे, यहाँ पर यदि x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस पे, है ना, इस तरीके से। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे भी हट गए, बचता है ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं, अच्छा ये भी बोला हुआ कि जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। सपोज दैट a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो a से ज़्यादा तो हो सकती है ना। ए की वैल्यू सपोज दैट ये मान के चलो 0 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ इस साइड हो सकती है और इस साइड हो सकती है ना। ए बोला है, पॉजिटिव में बोला है, नेगेटिव में तो बोला नहीं है कि इस साइड चला जाए। तो ए की वैल्यू सपोज दैट इस वाले पॉइंट में आ रही है, ए है ना। मतलब हम बोल सकते हैं x की वैल्यू भी a है और y की वैल्यू भी क्या है हमारे पास a है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x और y क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, b। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो बोला है ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल है आपके पास ABC एवं ट्रेंगल BDE, दो समबाहु त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। चलो ठीक है, समबाहु त्रिभुज हैं ABC, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, BC का मध्य बिंदु, अच्छा दो अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके हिसाब से दो समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो आप बोल सकते हैं ये बोला BDE, इस तरीके से भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या बोला है। BC का मध्य बिंदु क्या है आपका, D है। BC ये है और BC का मध्य बिंदु हमारे पास D है, ठीक है। BC का मध्य बिंदु हमारे पास D है, मतलब ये अलग से नहीं बना है, ये ट्रेंगल इसी के अंदर जाएगा। BC का मध्य बिंदु D है, तब हमको बताना है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये ट्रेंगल बनेगा तो ये ट्रेंगल तभी बनेगा जब ये आपका इसके सेंटर पे और ये सारे क्या हैं आपस में समबाहु, ये यदि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। दूसरी चीज़ उसने बोला है कि आपका जो अगला वाला ट्रेंगल है BDE, वो भी आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, वो भी आपका समबाहु त्रिभुज है। तो जितना ये होगा उतना ही आपका यहाँ से इसके सेंटर से ये भी जाएगा, तभी ये समबाहु त्रिभुज होगा, तभी आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ BDE, ठीक। अच्छा रेड कलर का मतलब ये है कि ये बड़ी वाली जो लेंथ है वो, और यदि स्मॉल वाले को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो BD = आपका ED और इतने ही आपका क्या है आपके पास BE, ठीक, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इस पे हमसे आगे क्या बोला, ट्रेंगल क्या निकालना है, ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, ठीक है। तो BDE ये है, इसका एरिया और इसका एरिया, इनका हमको क्या निकालना, रेशो निकालना कि कितना आएगा, ठीक है। हमने इससे पहले, यदि आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कंग्यूरेंसी के बारे में, कंग्यूरेंसी के बारे में डिस्कस किया था, मतलब हमने डिस्कस किया था सर्वांग क्षमता के बारे में, ठीक है। सर्वांग क्षमता के बारे में देखा था, तो वहाँ पर दोनों के दोनों ट्रेंगल मतलब एंगल सेम होना चाहिए, साइड्स दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमको ये चीज़ जो दिख रही है, ये यहाँ पर जो लग रहा है, ये रूल लग रहा है आपका सिमिलर ट्रेंगल का, सिमिलर ट्रेंगल का मतलब समरूपता का, समरूपता। अब समरूपता क्या होती है, समरूपता में ये याद रखना है कि जो, जैसे यदि मैं बात करता हूँ, जैसे दो ट्रेंगल समरूप कब होंगे, जैसे ये आपका ट्रेंगल है ना, ये 4 है, ये 8 है और ये आपका यदि मैं बोल दूँ ये 10 है, तो इसके समरूप ये वाला ट्रेंगल, ये आपका मान को चलो ये आपका कुछ इस तरीके से है,
ये कुछ इस तरीके से है ना, ये कुछ इस तरीके, ये इससे बड़ा है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू आपकी क्या है 16 है और इसकी वैल्यू 20 है। तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि इनका रेशियो निकाल लो या इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या है साइड का, जैसे यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है ना। तो जब इनका रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा, वो आपका सेम आएगा। रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे यदि मैं इनको काटूँ तो वापस से ये 4 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास 8 बन जाएगा और ये आपके पास 10 बन जाएगा। तो जिनका रेशियो सेम होता है वो ट्रायंगल क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर भी लग रही है आपकी, है ना, क्योंकि ये यदि इसको बड़ा कर दोगे, यदि इस ट्रायंगल को बड़ा कर दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा डबल करने पे, है ना, क्योंकि ये तो इसके मिड पॉइंट में है। सपोज दैट ये मान के चलो ये x है ना, तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लग रहा है सिमिलर ट्रायंगल का रूल। अब सिमिलरिटी का कौन कौन से आपका कब कब वो सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं कि यदि आपका, जैसे उस पर हमने देखा था एंगल 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 बराबर है दोनों ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल जो ये था और एक ट्रायंगल ये था, इनके यदि एंगल 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 आपस में बराबर हो, हर एक एंगल अल्फा बीटा गामा सारे के सारे क्या हो, सेम हो, या तो साइड सबकी सेम हो, मतलब साइड सबकी सेम हो मतलब इनका रेशो सेम हो, साइड्स का रेशो सेम हो। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं साइड एंगल साइड, इनका भी रेशो सेम हो, तो हम बोलेंगे कि हमारे ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे या समरूप होंगे। अच्छा, इनका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास किस तरीके से निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो आप कैसे, जैसे ये आपके पास ये ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ये आपके पास ABC, ये आपके पास DEF। तो एरिया निकालने के लिए क्या एक्शन, एरिया ट्रायंगल ABC का और एरिया ट्रायंगल DEF का। तो इसको कैसे निकालोगे, AB डिवाइड बाय DE का स्क्वायर। एरिया है इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कैसे निकाल सकते हो, BC डिवाइड बाय EF का स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो, और ये भी लगा सकते हो AC डिवाइड बाय DF का स्क्वायर। तो ये आपके सिमिलर ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, रूल्स होते हैं। और ये इसका रूल क्या बोलता है आपका, जब आपका साइड का रेशो सेम हो, एंगल का रेशो सेम हो, या एंगल सेम हो, है ना, कुछ इस तरीके से, और साइड सेम हो, है ना। तो ये आपको याद रखना। जबकि हमने देखा था सर्वांग क्षमता में, मतलब कॉन्ग्रुएंसी में हमने 4 रूल देखे थे। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसका ट्रायंगल आप, इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो, इस वाले ट्रायंगल का भी ना। ये सब आपको नहीं करना, बस ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब पता होंगी तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। अच्छा, अब इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं हम। यदि बोलें ABC बोल रहा है, सबसे पहले ABC, तो ABC की यदि मैं एक साइड ले लूँ, कौन सी साइड मैंने ले लिया आपका AB, यदि मैंने इसको ले लिया AB, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये AB है तो आपको यही साइड लेना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा BE, ठीक है, इसका स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो BC डिवाइड बाय BD का स्क्वायर, है ना। अच्छा, हमने लिया है BC की वैल्यू कितनी, हमारे पास 2x है, और BD की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना जाएगा, 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बाय क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4:1। 4:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 को हम यदि डिस्कस करें, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। हमको बोला है 2 सही 7/8 बोला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 और 23/8। इसका हमको क्या निकालना है, 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो सबसे पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम करोगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स यदि आप इसका कर दो, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स यदि आप इसका कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 8/23 बन जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है आगे, एक संख्या का योगस प्रतिलोम है। योगस प्रतिलोम मतलब एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसका यदि आप एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहो, एडिटिव इन्वर्स यदि आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, -8/23। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, -8/23। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं।
नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, यदि धातु की एक बंद शंक्वाकार टंकी है, एक आपके पास क्या है, एक कॉनिकल शेप की क्या है आपके पास, आप कॉनिकल शेप का आपके पास टैंक है और वो किसका बना है, मेटल का बना है, जो कि आपका कितना है 4 मीटर गहरा है तथा इसके वृत्ताकार शीर्ष का व्यास कितना दिया हुआ 6 मीटर। टंकी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब कुल मिला के ये है, एक आपकी ये सीट है ना, और इससे आपका एक कौन बनाया गया, और कौन कैसा है, कौन कुछ इस तरीके का है, कौन कुछ इस तरीके का है, कौन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। जिस पे यदि हम बात करते हैं, ये पोर्शन आपका कितना दिया हुआ 6 मीटर दिया है। उसके बाद यदि इसकी हाइट की यदि हम बात करते हैं तो ये हाइट कितनी दी हुई है इसकी, ये हाइट गिवन है आपको 4 मीटर की, ठीक। और जो इसको बना रहे हो तो ये पूरे की पूरी ये सीट आपकी लग चुकी है। तो पूछा है जब इसको आपने बनाया, इसके डायमेंशन गिवन है, तो आपसे पूछा है इस सीट का क्षेत्रफल कितना था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो, ये यदि मैं इसके सेंटर से इसको खींच दूँ तो ये आपका 4 दिया है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 है तो ये आपका 3 मीटर हो जाएगा, ये कितना 4 है, तो ये बाकी की ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी साइड वाली, तो साइड लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9, ये हो जाएगा आपके पास 16, मतलब हो जाएगा 25 का अंडर रूट, मतलब आपका क्या जाएगा ये 5, ठीक है। ट्रिपलेट्स भी आपको याद होंगे। तो आपके पास ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। इससे आपको बताना है कि इस टोटल कॉनिकल जो आपने टैंक बनाया हुआ है, इसके लिए जो भी आपका मेटल की सीट लगी है उसका एरिया कितना है। तो सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम के आपके पास कौन के आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो कौन के जो आपके फॉर्मूले में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कौन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका यदि लेटरल सरफेस एरिया की यदि हम बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया में हम नीचे वाला पोर्शन काउंट नहीं करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में जो आजू बाजू जो सीट लगी है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, है ना। मतलब इस पे इसके चारों साइड आपने जब सीट लपेट दी तो वो आपका लेटरल सरफेस एरिया, तो वो कितना है आपके पास, ये होता है आपका पाई आर एल। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया जो कि आपको पूछा है, कैलकुलेट किया करने को बोला कि टोटल कितनी सीट लगी हुई है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, है ना, पाई आर एल तो लगेगा ही लगेगा, साथ में नीचे आपका सर्कल भी है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कई जगह पे इसका यदि डायरेक्ट फार्मूला याद करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई आर यहाँ से हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा आपके पास एल प्लस आर, ठीक है। अच्छा, इस पे यदि हम बात करते हैं, आपसे बोला यही चीज़ निकालने के लिए आपसे बोली है इसने, तो चलो ठीक है। सारी वैल्यू तो आपको पता है, टोटल सरफेस जितनी भी लगेगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 3.14 पुट करना है आपको। 3.14 मतलब 314 बटे मैंने क्या कर लिया, इसको 100 कर लिया, ठीक। उसके बाद आर की वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है। एल प्लस आर, एल कितना हमारे पास, एल की वैल्यू हमारे पास 5 और ये कितना है 3 है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, है ना। तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो, यदि आप देखो 314 में यदि 24 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 24 का 3 पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। फिर 24 का 1 पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। फिर यदि इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना जाएगा 96, इसको प्लस कर लो 6, ये हो जाएगा आपके पास 13, ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास तो 75.36 आंसर है क्या, हाँ 75.36, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे ना, इसको मैं लिख देता हूँ 7.36 डिवाइड बाई 100 तो आपके पास आ जाएगा ये 75.36, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको बोला 101 और 72 का मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर करो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ चेक करो, आप अपने ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में आखिरी के डिजिट सबके कैसे हैं, अलग अलग हैं, मतलब इनमें से कोई एक ही आंसर होगा। तो आप लास्ट डिजिट से आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। 2 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया इस 1 पे तो कितना आएगा 2, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 4। तो आपका जिस भी डिजिट में आपका एंड में 4 होगा, देखो ऑप्शन पहले देख लिया आपने ताकि आपको पता चल गया कि इन्हीं में से कोई आंसर है जिस पे अब सब सारे डिजिट अलग अलग हैं। यदि आपका डिजिट अलग नहीं होते तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, है ना। यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 6 है, आपके एंड में कितना आ रहा है 4, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यदि हम बात करते हैं तो अपने मानक रूप में मतलब पॉलिनोमियल दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है
नॉमिनल की क्या दी हुई है 2x माइनस 1 2x प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 16x पावर 4 प्लस 1 की डिग्री। मतलब यहाँ पर हमसे पूछा है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए जो आपकी होगी इस पर क्या करो, ये 2x लिखा, ये 2x लिखा, ये 4x लिखा, ये 16x की पावर 4 लिखे, इनका मल्टीप्लाई करो। यदि 2x का इस पर, क्योंकि एक बार तो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16x की पावर 4 बन जाएगा। और 16x की पावर 4 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 16x की पावर 4 से, तो हमको मतलब नहीं है इसका क्या, ये क्या बन जाएगा x की पावर 8, और मैक्सिमम पावर ही हमारा क्या होगा आंसर होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x की 8। ठीक है, क्योंकि पावर x की पावर 8 से ज़्यादा तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि डिग्री मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिल्पा ने एक त्यौहार के दौरान अपने बगीचे को सजाने के लिए एक पंक्ति में 76 मोमबत्तियाँ रखीं। दो आसन्न मोमबत्तियों के बीच की दूरी यदि आपकी कितनी हुई है, 1/4 है, और अंतिम मोमबत्ती के मध्य, तो बताना आपको पहले और अंतिम मोमबत्ती के मध्य की दूरी। अब एक चीज़ याद रखो, इस तरीके के क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके। यदि मैं बात करूँ इसको इस तरीके समझो, आप 3 दोस्त हो एक डिस्टेंस में खड़े हुए, मान लो सपोज दैट आप 2-2 मीटर के डिस्टेंस में खड़े हुए, एक आपका दोस्त ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक दोस्त आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, 3 दोस्त खड़े हुए आपस में। आप लोगों के बीच की डिस्टेंस कितने मीटर की है, 2 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर है, 2 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर तो आसानी से समझ में आ रहा है ये 4 है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे मोमबत्तियाँ या बहुत सारे दोस्त खड़े हैं तो उनको आपको निकालना पड़ेगा कि पहले वाले के और आखिरी वाले के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इस तरीके से कर सकते हो, एक दोस्त को आप कम कर दो और मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, तो कितना जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और ऐसे ही आपका इसके लिए भी होगा। अब आपके पास एक बगीचे में सजाने के लिए इसने टोटल 70, ऐसे आपके 76 तक बहुत सारी हैं आगे, ऐसे आपकी कितनी मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं, 76 मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं। तो 76 मोमबत्तियों में से, और हर एक मोमबत्ती के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1/4 है ना। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, जैसे 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में से हमने कितने दोस्तों को लिया है, 2 दोस्तों को लिया है, और ये डिस्टेंस ली हुई है ना। मतलब एक चीज़ कम हो जाएगी। तो 76 मोमबत्तियों में से आपकी कितनी मोमबत्तियाँ बची, 75, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपके पास 1/4। तो हमको पता चल जाएगी कि पहली मोमबत्ती और आखिरी वाली मोमबत्ती, क्योंकि आपके पास सिर्फ यहाँ पर कितनी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, मतलब 2 ही डिस्टेंस है आपकी। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगी आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 132 8 जो है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 80, और ये हो जाएगा आपके पास 3/4 है ना, 3/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, ज़्यादा समझाने वाली चीज़ थी नहीं इस पर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोला है, इसको मैं इनको हटा के सीधे से, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 729 डिवाइड बाय, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं इसको, या तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 729 डिवाइड बाय 9 की पावर 1/4, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसको यदि आप कैंसिल कर दोगे तो क्या बन जाएगा 81 की पावर 1/4। अब 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 इंटू इसकी पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा आपके पास 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है ना। ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, ये है हमारे पास एक स्क्वायर। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, ABCD एक स्क्वायर है, मतलब जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा, उतना ही आपका ये होगा, और उतना ही आपका ये होगा, ठीक है। तथा E वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है, मतलब इस वर्ग के अंदर, पहले मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D, ठीक है। E वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है कि CDE एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। C कहाँ पर है, C ये है, D ये है, और E पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, जो कि आपका क्या बना रहे हैं, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे तभी बनाएंगे जब DC के बराबर ही ये होगा, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी, मतलब जितना ये है उतना ही आपका ये है और उतना ही आपका ये है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया E, यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया E, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं तो बोला है AED, A ये है, E ये है, और D ये है आपका। तो इनको भी यदि मैं ज्वाइंट कर दूँ कुछ इस तरीके से,
ये है AED। तो आपसे पूछा ये वाला एंगल AED, ये एंगल कितना होगा, आपसे पूछा ये एंगल कितना होगा। तो अब एक बात बताओ, ये हमारा ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारा 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा ये क्या था, ये पूरा 90 डिग्री था, स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, तो डी पॉइंट क्या है, टोटल 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका आ जाएगा, ये एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में, ये तो क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब इस पे देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इसकी भी इक्वल है, क्योंकि ये जैसा था वैसा ये था, और ये जैसा है उतना ये है, तो ये दोनों साइड्स क्या हैं आपकी इक्वल हैं। लेकिन इसका पता नहीं है, ये इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं कैसा आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड क्या है, इक्वल है। अब जब इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो जितना एंगल आपका ये वाला होगा, जितना एंगल आपका ये वाला होगा उतना ही एंगल आपका ये वाला होगा। सपोज दैट ये एंगल आपका x है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, x होगा, है ना। अब ये ट्रायंगल बन गया है आपका, तो इसको लिख सकते हो आप x प्लस x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो गया 180 डिग्री यहाँ से। तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस, इसको आप इस साइड लेके जाओगे तो ये आपका बन जाएगा 150। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 डिग्री, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। इस तरीके से आपका जो भी 2018 में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हुए हैं वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए। अब अपन जब आगे नेक्स्ट क्लास में अपन जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपका 2017 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, है ना। और मैं ये बोलूँगा कि आप वीडियो को कहीं पे भी शेयर नहीं करते हैं। आप लोग जिस भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं या आपका जो भी फ्रेंड ग्रुप है, उन सारी जगह पे आपको क्या करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। क्या मतलब का, मैं बहुत टाइम निकालने के बाद आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं, है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो ठीक है, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके।